हम लोग जबलपुर में थे। लाडगंज जैन मंदिर पे गुरुवार की आहारचर्या हुई। हमारा आहार कोतवाली में हुआ। कोतवाली क्या होती महाराज? कोतवाल तो समझते होंगे। लाडगंज से कोतवाली का स्थान जो है वो करीब 1-1.25 किलोमीटर है। हनुमान ताल है पीछे, बीच में कोतवाली पड़ती है। कोतवाली के सामने ही किसी का घर था, वहां पे आहार हुए तो पता चला कि जिसके घर में आहार हुए हैं वे साहब टीआई हैं। बाद में पता चला कि टीआई है। जब आहार हो गए, आहार होने के बाद उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी एक बार हमारी कोतवाली और विजिट कर लीजिए। वैसे तो आपको सौभाग्य नहीं मिला होगा अंदर आने का, लेकिन आप एक बार कोतवाली जरूर देखिए। मेरे मन के अंदर भी उत्सुकता थी कि कोतवाली मुझे अंदर से देखनी है। अंदर गए तो जेल के ऊपर जहां पर कैदियों को रखते हैं उधर पर एक शब्द लिखा था, तुझे तेरी मस्ती कहां लेके आ गई, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। वो शब्द मैंने दिमाग में रख लिया। फिर उसके बाद ये शब्द मेरी गहराइयों में बहुत अंदर उतरा, जहां पर लिखा था तुझे तेरी मस्ती कहां लेके आ गई, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। उस बात को देख करके मैं भूल गया। 2-4 कैदियों से मिला जुला, अलग हो गया। उसके बाद सागर आया। सागर में जब मैं सेंट्रल जेल में गुरुदेव के साथ गुरुवार का प्रवचन था, गया देखने। देखा बंधुओं, करीब 3000 से ऊपर लोग वहां पर बंद थे। 3000 से ऊपर लोगों में 13 साल से लेकर के 19 साल तक के विचाराधीन कैदियों की संख्या 1500 से ज्यादा थी। 19 साल तक के 20 साल के बच्चे जो विचाराधीन थे, वो वहां पर जब उनको देखा, कोई बड़े घर का चमचमाता चेहरा दिख रहा था, कोई अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के लोग दिख रहे थे। मैंने जाकर के पूरा ऑब्जर्वेशन किया। देखा तो एक से एक घर के लोग, लड़के बच्चे वहां पर सामने दिखाई दे रहे थे। आप जाके देख सकते हैं, सागर की सेंट्रल जेल में जाइएगा, अंदर एक विजिट करिएगा, आपको वो सब दृश्य आज भी दिखाई देगा। फिर बैरक बनी थी सिंगल फेम की बैरक में जाकर के देखा तो एक एक कैदी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ रुका हुआ था। बड़ा अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट था। वहां पर जहां पर सोते थे वहीं पर सौंच जाने की व्यवस्था थी और दरवाजे भी नहीं थे, ना कोई दीवार थी, खुले में था। वहीं बाल्टी में पानी भर देते थे, इसी से चले जाओ, इसी को पी लो। तुझे तेरी मस्ती कहां लेके आ गई, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं। फिर मैंने पूरी जेल को विजिट किया तो अंदर जाकर के देखा कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी वहीं पर उपलब्ध हैं जो सजा काट रहे हैं। फिर एक ईई भी वहीं पर थे। ईई समझते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, बड़े डिपार्टमेंट के साहब थे। उनको भी 5.5 साल की कैद मिली हुई थी, उनको भी मैंने वहीं पे देखा। एक एसडीएम साहब भी वहीं पर मिले। फिर उसके बाद एक कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी भी वहीं पर मिला। एक ज्वेलरी की शॉप वाला, बड़े व्यापारी थे, वो भी वहीं पर मिले। इतना कुछ मैंने उस पूरी जेल के अंदर महान प्रतिष्ठित लोगों को देखा। वैसे पहले जब स्वतंत्रता से पहले जेल में लोग जाते थे, उस वक्त की प्रतिष्ठा कुछ और होती थी। उस वक्त सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जाते थे तो उनको गवर्नमेंट सम्मान करती थी, लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों को जेल का जाने का मौका मिला, उसमें देखा अच्छे प्रतिष्ठित लोग अच्छी अंग्रेजी फराटेदार बोल रहे हैं, बढ़िया आराम से जमीन पर बैठे हैं, काले कलर का एक कंबल है, इसी को बिछा लो, इसी को ओढ़ लो, और उस पर भी ऐसी बैरक जैसे वेयर हाउस होता है ना, तो वेयर हाउस तो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, वो कम चौड़ा था, 14 फुट चौड़ा होगा, 15 फुट अधिकतम। उसी में एक लघुशंका का स्थान बना हुआ है और खुला रहता है, और जहाँ लघुशंका करते हैं उसके जस्ट बगल से सोना शुरू करते हैं लोग। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक दोनों लाइन में ऐसे, शोले पिक्चर में देखा होगा ना, वैसे ही वाला मैं ओरिजिनल में देख के आया। मैं घुसा तो इतनी ज़्यादा बैड स्मेल थी वहाँ पर, और लोग आराम से बैठ करके जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम कर रहे थे। हमने घुसते साथ नाक दबा करके देख करके निकले वापस। फिर वही चीज़ देखने में आई कि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसी मैंने वहाँ पर देखा कि एक न्यूरोलॉजी सर्जन भी बैठा हुआ है, एक इंजीनियर बैठा हुआ है, एक अच्छा और भी व्यक्ति बैठा हुआ है, बड़ा आश्चर्य लगा। और वहाँ पर एक ही चीज़ देखी कि जो लोग अपने प्रोफेशन स्पॉट पर बड़ी अहमियत रखते होंगे, जिनकी बड़ी गरिमा होगी, लगिमा होगी, जिनका बड़ा महत्व होगा, जिनकी बड़ी प्रभावना होगी, जब कभी आप उल्टे सीधे स्थान पर पहुंच जाते हैं, एक साथ सब खत्म हो जाता है। सेंट्रल जेल से बाहर निकला तो रास्ते में सागर में कचहरी बीच में पड़ती है, वहां पर जाकर के देखा तो एक BMW कार खड़ी थी और वकील उसको फर्राटेदार अंग्रेजी में समझाया जा रहा था, तेज तेज आवाज में। हमने कहा, तुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आ गई, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं। वकीलात कभी भी कोर्ट में जाकर के देखिएगा, जब आपके पिताजी 70-75 साल के हों और कभी कोर्ट नहीं गए हो और किसी गवाही में कोर्ट में जाना पड़े, तो कब जाना पड़ता है बताओ? सुबह 10:30 बजे कोर्ट पहुंच गए, अब उते थाली लगी है लेकिन इतने पेशी नहीं भाई, बैठे 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 2:30 बज गए। जोन आदमी, जो लाली साहब करवे वालों, जोन कब से चाय पी रहे हो, वही कब से तुमने भी चाय पी ली। काय चाय पीने पड़े भैया, हम नहीं पिए चाय। ऐसे कैसे नहीं, पियो। चाय पिलाई, शाम को आकर के बड़ी मुश्किल से रोटी नसीब हुई। एक छोटा सा अपराध, एक छोटी सी गलती जब आपको किसी कोर्ट में जाकर के खड़ी करती है, किसी के कारण भी गलती हुई हो, पारिवारिक सामंजस्य में किसी और ने भी गलत किया हो, लेकिन जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं उस वक्त आपकी गरिमा कहाँ चली जाती है आप देखिएगा। कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, इतने वाहियात तरीके से उससे संवाद होता है, उसकी गरिमा गायब। यहाँ पर होंगे बहुत अच्छे, किसी अच्छे नाम के, चिंटू कह दो, मिंटू कह दो, कुछ पिंटू कह दो, बहुत दिन से कल्लू मल्लू बोल रहा था, आज नाम बदल देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर चिंटू भैया की बड़ी कदर थी। कोर्ट में गए चिंटू भैया, तो गए, चिंटू बैठ जा, हाँ साहब बैठे हैं। बड़े बड़े दादा लोगों की गरिमा चली जाती है, बड़े बड़े समझदार लोगों की बुद्धि वहाँ पर किसी काम की नहीं रहती है। किसी भी प्रकार से आप किसी भी संपन्न व्यक्ति को वहाँ पर देखेंगे तो जीवन की जो 8 रिद्धियाँ होती हैं, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशत, वशित, प्राकाम और प्राप्ति, तुम क्या हो कोई मतलब नहीं है। जो बेंच है इनमें बैठे रहो, सामने एक स्टॉल लगा है, इसी में दुनिया भर की 7 जात का आदमी उसमें पानी पी रहा है, वही चाय तुम्हें मिल जाए, वही बे सड़े समोसा सड़े तेल के खा लो, अपनो दिन निकालो भैया, काम करने हैं, क्या करें। तुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आ गई, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। कितने भी संपन्न लोग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब जेल में जाकर के देखा अकेले हैं, जी रहे हैं, वहां पर आदर सम्मान की कोई बात नहीं होती। वापिस
जब मैं वहाँ से हटा और 2020 में निकलने के बाद अभी अरबिंदो हॉस्पिटल देखा मैंने। अरबिंदो हॉस्पिटल में देखा 17 टाँकों के साथ यहाँ से काटा था उसको, ऐसा काटते हुए पूरा इलाज करके टाँके लगा दिए। अब स्टिचेस जो है वो फुल टाइम आपके चेहरे पर दिख रही है। कभी तुम बहुत खूबसूरत दिखते होगे, तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तम्बाकू की एक पत्ती मसूड़े में यहाँ पर रात में दब करके रुक जाएगी और रात भर में उसमें से कैंसरस के वायरस निकल करके कैंसर स्टैंड कर देंगे। तुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आ गई। हॉस्पिटल में देखिएगा, कोई जला पड़ा है, किसी के ओवरी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति लेटा है तो लेटा ही है, किसी की टांग टूट गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंटल जितने भी केस होते हैं उसमें 30 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या सर्वाधिक रहती है। आप कभी जाकर के, जब आप बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर के देखेंगे, आप कांप जाएंगे। प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, द्रव्य नियोग पढ़ने में मान लीजिए आपको बुक्स अच्छी नहीं लगती हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अपने जीवन काल में एक बार जेल जरूर घूम के आना, चाहे सही में करके घूम के आना और चाहे वैसे ही घूम के आना, लेकिन अपने बच्चों को अगर अपडेट रखना है, 14-15 साल की उम्र में एक बार एक पास बनवाइए। पास बनवा करके बच्चों को 2 घंटे 3 घंटे जेल के अंदर का पूरा वातावरण दिखाइए, लोगों से मिलाइए। एक बार इस तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग होने पर आपके बच्चे पाप की शक्ति छोड़ चुके होंगे। और नहीं तो मार्केट तो आपके बच्चों के लिए ही सजाया जाता है। दुनिया में जितना भी सबसे बेहतरीन कस्टमर होता है वो 6 साल की उम्र से लेकर के 20 साल तक की उम्र का होता है। दुनिया में जितनी भी रेसर बाइक्स बनती हैं वो क्या 45 साल के इंसान के लिए बनती हैं? कभी देखा है किसी 45 साल के आदमी को रेसर बाइक चलाते हुए? कभी किसी को, एक आध को भी देखा हो तो बताइएगा। आदमी का हौसला ही नहीं बोलता कि भैया 45-50 साल की उम्र में अगर हम जब फटफटिया चलाएं और कहीं गलती से स्लिप हो जाए और गिर जाएं तो गए काम से। लेकिन पूरे शोरूम्स में देखिएगा, बच्चों के लिए इतना मटेरियल है, इतना बड़ा व्यवसायिक केंद्र होते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों के पास एक बहुत अच्छी खूबी रहती है, उनकी कमाई तो होती नहीं है, माँ बाप का पैसा रहता है। तो माँ बाप के पैसे होने पर कभी भी ये एहसास नहीं होता कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। बच्चों को अपडेट रखने के लिए सिर्फ विद्यालय नहीं भेजा जाता, एक आध बार जेल की हवा भी खिलानी पड़ती है। वैसे ना सही तो ऐसे सही एक बार देख के आ जाओ। एक बार अपने बच्चे को, पत्नी को, संसार के लोगों को 10 किलो 5 किलो एप्पल खरीद लो और खरीद करके हॉस्पिटल ले जाओ। जाकर के देखो तुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आ गई, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। बेड पर लेटा है, नाक में एक पाइप गया है, यहाँ पर एक छेद कर दिया है, 4 चिप यहाँ पे पॉइंट में लगा दिए हैं, एक टांग ऊपर ऐसी अधर पे लटकी है। भाई साहब पड़े हैं, सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो दुख क्या अपने आप भोग रहे हैं? अपने आप तो नहीं भोग रहे। आपने कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसा आपके जीवन में घटा होगा जो नहीं घटना चाहिए था, उसमें आप खुद जवाबदार थे बंधु। ये मस्ती की जिंदगी जो आप सब लोग जी रहे हैं, इसमें आपके परिवार की भी तो महिमा खत्म होती होगी ना। जब कोई कहता होगा कि फलाने को आदमी दारू पी पी के मर गया, अब वो तो मरने वाला तो मर गया, लेकिन जब उसकी महिला को कोई देखते होंगे तो सोचते होंगे ये कैसे सरवाइव करती थी, जो दारूखोर के साथ कैसे रही हुई है। पाप किसी और ने किया, उसका दंश कोई और झेलता है। तुम पाप करते हो, तुम सिर्फ खुद मरते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पाप का असर तुम्हारे परिवार पर भी तो होता है ना। तुमने किसी का रेप किया, किसी को गलत निगाह से देखा, रास्ते में गुंडागर्दी करते हुए किसी व्यक्ति को मारा, जब फैसले हो गए और जब 5 साल की जेल हो गई
तो तुम तो जेल के अंदर बैठे हो, लेकिन जेल के बाहर रहने वाले लोगों की स्थितियां क्या होती हैं आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति का अपराध उसके पूरे परिवार को कैसा प्रताड़ित करता है। उसके प्रताड़ना में हमारा आपका जीवन भी शामिल है। बंधुओं, तुझे तेरी मस्ती कहां लेके आ गई, अस्पताल पे देखिए। तुझे तेरी मस्ती कहां लेकर आ गई, थाने में देखिए, कोर्ट में देखिए, जाकर के बड़ी बड़ी जेलों में देखिए, जाकर के बाल सुधार गृह में देखिए। तुझे तेरी मस्ती कहां लेकर के आ गई, जाकर के किसी स्लॉटर हाउस में देखिए। क्योंकि पुनर्जन्म पर हमारी सत्यनिष्ठा है। जैन शासन के लोग कभी इस धारणा वाले नहीं रहे कि मनुष्य हर बार मरेगा तो मनुष्य ही बनेगा। जैन शासन में एक खूबी है, जैन दर्शन इस बात की घोषणा करता है कि व्यक्ति अपने जैसे भी कर्म करता है उस कर्म के हिसाब से उसको चार में से किसी भी गति में कभी भी जाना पड़ सकता है। तो हमारे यहाँ मान्य है नरक गति, हमारे यहाँ मान्य है स्वर्ग, हमारे यहाँ मान्य है त्रियंचों की एक व्यवस्था, हमारे यहाँ मान्य है एक मनुष्य की प्रजाति। चार गतियां हैं, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। दुनिया में जो डार्विन के सिद्धांत हाइपोथेसिस चलता है कि मनुष्य बंदर की संतान है, इसको जैन दर्शन हजारों वर्षों से सर्वथा नकारता चला आया। कभी कोई त्रियंच मनुष्य नहीं बन सकता, बन सकता है मरने के बाद, लेकिन त्रियंच को मॉडिफाई करके आप इंसान नहीं बना सकते। लेकिन पूरे विश्व में यह सिद्धांत चलता है कि हम सब बंदर की संतान है, होमोसेपियंस मानते हैं अपने आप को। धीरे धीरे उनने 5, 7, 10 फोटो दिखा दिए। पहले 4 टांग से चला, तो फिर 2 से, फिर खड़ो होगा, फिर सीधो होगा, फिर उनके बाल हट गए, फिर उनको चेहरा सुधर गया, पता चलो कि तुम्हारे लड़का की सूरत बाद में सबसे आगे दिखाई दे रही है। तो भैया हम बंदर की संतान नहीं है। हाँ, जिनके ये विज्ञान चलाते होंगे वो हो सकते हैं उनके दादा बब्बा बंदर रहे हो, हमारे दादा बब्बा बंदर नहीं रहे। हमारे दादा बब्बा जो थे वो मनुष्य प्रजाति के जिनकुल के बहुत अच्छे अनुयायी रहे। हमको इस बात का गर्व है, इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी लघिमा, इसके ईश्वत, इसके प्राकाम और प्राप्ति को बचा करके रखना, ये हमारे जीवन का सौंदर्य है। जैन कभी नहीं मानता हम बंदर की संतान हैं। कोई और मानता होगा तो वो उसकी खुद की सोच है। लेकिन आपके घर के अंदर भी एक रेसर बाइक खड़ी होगी बंधुओं, जो उसको चलाता है ना, उसको कंट्रोल करिए। जिसके लिए आप रेसर बाइक लेकर के आए हैं, जिसके लिए आप थंडर 350 लेकर के आए हैं, जिसके लिए आपने हिमालयन की एक बहुत बड़ी वाली मोटी वाली एक बुलेट और आ गई है 500, 600, 700 सीसी की, हार्ले डेविडसन जिसके लिए लेकर के आए हैं, ये उस उम्र के लोग हैं जिस उम्र के लोगों की मस्ती कभी भी तुम्हारे पूरे परिवार की नाक कटा सकती। जाकर के कभी जिसने रेसर बाइक के पीछे बच्चा लगा हुआ है, रेसर बाइक रेसर बाइक रेसर बाइक, उसके अंतर्मन पे जाकर के देखिए कि ये रेसर बाइक लेकर के क्या करना चाहता है। क्योंकि उम्र के एक पड़ाव को तो आपने भी बहुत अच्छे से पार किया है। 16, 17, 18, 19 साल का लड़का जब इस तरीके की बात करता है, उस वक्त विद्यालयों में वो शिक्षा नहीं मिलती। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस और 4 टीचरों के चक्कर में हम अपने बच्चे को पूरा बर्बाद नहीं कर सकते। उसको माता पिता को घर के अंदर सिखाना पड़ता है, तुम्हें बाइक चाहिए ना, अभी हम बाइक दिखाते हैं। कहाँ दिखाने बाइक? पहले जा कर के जितनी भी बाइकें पुलिस थाने के बाहर खड़ी है ना, कचड़े के ढेर पे, पहले वो बाइक दिखाओ। बाइक दिखाने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, हॉस्पिटल में लेकर के एक्सीडेंटल केस दिखाओ, एक्सीडेंटल केस दिखाने के बाद उसको लेकर के जेल जाओ। जेल में बोलो बोले दिखा, गाड़ी दिला देंगे, मना नहीं है, लेकिन हमारे साथ पहले घूम के आओ। फिर उस बाइक को लेकर के, बाइक दिलाने से पहले अपने बच्चे को एक बार संडे को, सैटरडे का एक विजिट कार्ड बनवाओ। जाकर के सेंट्रल जेल में जाकर के 1500 बच्चों को दिखाओ, उनसे बोलो कैसे क्या हो गया, बोले कछु नहीं, बाइक लेके जा रहे थे, एक आदमी के ऊपर चढ़ा दी, एक बिटिया मर गई, एक किसी का कोई बच्चा मर गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं गड्ढे में गिर गए, कहीं भिड़ गए, विचाराधीन कैदियों में नाम शामिल हो गया। सिर्फ बाइक नहीं मिलती। जब एक बाइक मिलती है तो वो तो पाप की एसेसरीज का एक सिर्फ टूल है। पहले उसको बाइक मिलेगी,
बाइक के बाद उसको पैसे मिलेंगे कहीं से, वो पैसे चुराएगा या निकालेगा, जो भी करेगा, फिर उसमें से व्यसन करेगा, फिर दोस्तों के साथ रात को मस्ती करेगा, तेज गाड़ी चलाएगा। रास्ते में देखते हैं ना वो बड़ी फटफटी में वो बहुत तेज आवाज वाला वो लगा देते हैं ना, ढोलक जैसी, उससे, हाँ साइलेंसर, साइलेंसर, उससे जो है ऐसी आवाज आती है दिल धक कर जाता है। ये वो अमीर घरों के साहबजादे हैं कि इनके बाप को भी नहीं पता है कि हमारा लड़का रास्ते में कौन सी नौटंकी करता है, और उनको पता भी होगी फुट 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 फुट, तो उनको पता नहीं है कि हमारे लड़के हमारे मोहल्ले में तो शरीफ है, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे मोहल्ले के लड़के को, हमारे लड़के को लोग गुंडा कहते हैं, मवाली कहते हैं, चोर कहते हैं, लफंगा कहते हैं। ये किसी और के बच्चों के नाम नहीं है, तुम्हारे बच्चों के नाम है जो सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले में नहीं चलते, बाकी पूरी दुनिया में चलते हैं। जब जाकर के आप देखेंगे, आप अपने बच्चे को टूल दिला रहे होंगे, एक छोटा सा, महाराज जी रेसर बाइक के बिना बच्चा मान नहीं रहा था, रेसर बाइक दिला दी। तो क्या जब तुम छोटी उम्र में थे तुमसे रेसर बाइक में मान गए थे? तुम्हारे पास तो रेसर बाइक नहीं थी, तो तुम क्या करते बताओ भैया? अरे महाराज जी हमारा जमाना गरीबी को थो, हम गरीब की औलाद थे और हमारी औलाद अमीर की औलाद है। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा बच्चा अमीर की औलाद है तो अमीरों के पाप तो करेगा, फिर उसकी मस्ती में वो कहां कहां तक पहुंचेगा, इसके लिए जवाबदार कौन है? आप हैं कि नहीं? आपको आपकी जवाबदारी दिखाई दे भी रही है कि नहीं दिखाई दे रही? दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। जब दूसरे की घर की बेटी को रास्ते में सिगरेट पीते देख लो तो समझ लेना यहां किसी और की खड़ी है, हो सकता है हमारी कहीं और खड़ी हो। बैग चेक करने पड़ते हैं, बच्चों से पूछना पड़ता है, होमवर्क देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि हम पूरा देते हैं तुमको पूरा रिफंड मिलेगा कि नहीं। उनके फ्रेंड सर्कल्स के नाम आपके मोबाइल में भी ऐड होना चाहिए। एक पेरेंटिंग ऐप आता है जिसमें मेल फीमेल होता है, एक ऐप बच्चे के पास होता है, उसी का एक डाउनलोड आप अपने मोबाइल में करते हैं, आपको आपके बच्चे की करंट पोजीशन पता रहती चलती रहती है। इस सब की जवाबदारी आपकी खुद की है, पड़ोसी की नहीं है, स्कूल वाले की नहीं है। स्कूल वाला का काम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाने का है। बड़ा आदमी बनाने के लिए थोड़ा बहुत जो विज्ञान चाहिए वो पढ़ा देंगे, लेकिन आपके बच्चे को बढ़िया आदमी नहीं बनाएंगे। बढ़िया आदमी पड़ोसी नहीं बनाएगा, गुरु बना सकता है, वहां आप अपने बच्चे को भेजेंगे नहीं। क्यों? अरे महाराज जी लोगों के पास कुछ मिलता जाता नहीं है। अच्छी बात है, आपकी ऐसी धारणा होगी, लेकिन मैं तो बोलूंगा इस बात को कि जमाना बहुत बदल गया है। अब साधु आलू प्याज के त्याग की बात नहीं करता, रात्रि भोजन के त्याग की बात नहीं करता। अब साधु सिर्फ सीधी और सदी बात करता है, जिसकी आज की वर्तमान परिस्थिति को जरूरत है। एक जमाना था जब तुम्हारे पाप करने की शक्ति बहुत कम थी, उस वक्त आलू और प्याज में भी जीव दिखाई देते थे तुमको, तब तुमसे कहते थे तुम आलू प्याज छोड़ दो। अब तुमको जिंदा इंसान में जीव दिखाई नहीं देता, तुमको शराब में जीव दिखाई नहीं देता, तुमको मांस में जीव दिखाई नहीं देता, तुमको फालतू के कामों में जीव दिखाई नहीं देता। अब परिभाषा और बदल गई है, अब और बड़ी चीज सिखानी पड़ती है। अब आलू प्याज की बात नहीं करते, अब बोलते नॉनवेज मत खाना भैया, इसका नियम ले लो। नॉनवेज होटल में नहीं जाना, इसका नियम ले लो। अप्रत्यक्ष और परोक्ष मांस का भक्षण नहीं करेंगे, इसका नियम ले लो। वो बातें समझानी पड़ती हैं, आप अपने बच्चे को समझाते नहीं हैं, क्योंकि आपको तो फुर्सत नहीं है अपनी दुकानदारी से, महिलाओं को फुर्सत नहीं है अपनी अनुपमा से। अब बच्चे बेचारे कहाँ जाएं? बच्चों को आपको दिखाना नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाना नहीं है, जेल दिखानी नहीं है, वो जो मांग रहा है वो देते चले जाओ। आज देना कि एक दिन आपके बच्चे के साथ भी एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। अचानक पता चलेगा आपके बच्चे का आईआईटी में जॉब लगा था, लेकिन बच्चे को जॉब टाइम पीरियड में चेस्ट पेन हो गया। चेस्ट पेन होने पर फिर बाद में जब लौटेगा बच्चा, उसका इलाज कराएगी कंपनी, तो उसी दिन उसको बोलती तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर मान लो तुम हमारी ऑन ड्यूटी मर गए तो फालतू में हमको 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो कोई भी कंपनी अनफिट बच्चे को कभी भी अपनी कंपनी में जॉब नहीं देती। थोड़ा भी पता चले कि ये ऑन ड्यूटी अगर मरा तो कंपनी वालों को फालतू में 2-3-4 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। वो अपना क्यों घाटा कराएंगे? मैं भोपाल में था, मेरे साथ ऐसा हुआ जब मुझे पता चला कि एक अच्छा जवान बच्चा स्मार्ट आईटीसी कोई कंपनी होती है, पता नहीं क्या है, तो कोई है ना, है आईटीसी एक कंपनी है, उसमें उसका जॉब लग गया था। उसके चेस्ट में पेन हुआ, उसकी बाईपास हो गई।
बाईपास होने पर जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट 3 चीज़ों का था। उसके पिता पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे और पंजाबी थे, और उनने कहा कि महाराज श्री, इतनी छोटी सी उम्र में ये हमारा लड़का दारू भी पी रहा है, अल्कोहलिक पेशेंट भी है, इसके पूरे ब्लड में पूरे में अल्कोहल भरी हुई है, सिगरेट भरी हुई है, सिगरेट और अल्कोहल ने लड़के की पूरी चेस्ट जाम कर दी। किस उम्र में? उम्मीद नहीं थी इस छोटी सी उम्र में, मुश्किल से 24 साल का बच्चा। लेकिन पिता ने जो मांगा सो दिया। रिसर्च बाइक चाहिए ले लो, पैसे चाहिए ले लो, घूम भी जा रहे, हाँ चले जाओ। मम्मी और प्यारी होती है ना, माँ सॉफ्ट कॉर्नर होती, हाँ बेटा तू चले जा, हम पापा को समझा दें, तुम तो जाओ। ये जो थोड़ी सी इशारेबाजी के चक्कर में ये महिलाएं अपने बच्चों को धक्का देती हैं, ये बच्चे जाकर के सीधे किसी हॉस्पिटल पे जाके गिरते हैं। फिर एकदम से फोन आता है, ए भाई तुम्हारे मोड़ा को एक्सीडेंट होगा, अब रोत रहो। बड़ी मुश्किल से पैदा करो, बड़ी मुश्किल से बड़ो करो, और प्यार से धीरे से बोल दे। ठंडी का समय था, तुमको पता था कि यहाँ पर रात के अंधेरे में किसी का हिसाब किताब नहीं रहता, वात पित्त कफ कब प्रकोपित हो जाए। उस वक्त लड़का तुम्हारी आंख के सामने रात को 8:30-9 बजे गाड़ी लेकर के तैयार होकर के जूता पहन करके निकल रहा था, तुमने उसको रोका नहीं, बेटा अभी नहीं जाना है, हमारी छाती में बार बार दर्द हो रहा है। एक इशारा कर देते, झूठा ही कर देते, जाओ एक गोली ले आओ, हमें अच्छू नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है। बच्चा तुम्हारे लाड़ के चक्कर में पाप करने से बच जाता। तुमने नहीं रोका, क्यों? अरे जाओ तो, लड़के हैं, अभी उम्र है, मस्ती कर लें। ये लड़के कहीं पर रेड लाइट एरिया में जब रात में 11-12 बजे पकड़े जाते हैं ना, फिर तुम्हारी महिमा लघिमा गरिमा कहाँ चली जाती है बताओ? क्या तुमने अपने बच्चे को गलत स्थान से कभी नहीं छुड़ाया? छुड़ाया होगा, तुम बोल नहीं सकते, अरे महाराज अभी हम हाँ उठाते तब हमारे घर में तहलका मच जाए। बात तो सही है कि आपके घर में तहलका मच जाए, लेकिन आप सोचिए इस बात को कि आप जो रात के 9 बजे 8 बजे निकलने वाले बच्चों को किसी भी बहाने से रोकने की सामर्थ्य नहीं रखते। आप क्या चाहते हैं कि आपके घर का बच्चा भी किसी हॉस्पिटल में किसी होटल में पकड़ा जाए? आपको ऐसा लगता है कि रात के 11 बजे आपके घर के अंदर अचानक कोई फोन बजे और कहे कि गुड्डू को एक्सीडेंट होगा हमारा? अरे गुड्डू को एक्सीडेंट कहाँ पे? ऐसे इधर ही पे होगा, लेकिन तुम हॉस्पिटल आ जाओ। पता चला कि वो हॉस्पिटल में न मिलकर के सीधे डेथ चैम्बर पे मिल रहा है। एकदम से अचानक पता चलता है बंधु, जमाना खराब है। आचार्य भगवंत कहते थे, जितने साधन उतनी दिक्कत, जरा से चूके नहीं कि गए, तनक से चूको और गए। तनक से चूक में अपने परिवार की जान माल की रक्षा करिए, क्योंकि मार्केट आपके बच्चों के लिए सजाया गया है और फर्टिलिटी रेट जो है आपका पूरा गिर चुका है। आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप एक दूसरी संतान भी पैदा करें। पहले इतना फास्ट प्रोग्रामिंग रहती थी, टाइम टू टाइम शादी होती थी, समय समय पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से संतान की उत्पत्ति के क्रम चलते थे। 2-2 साल के सीक्वेंस के अंतर बिल्कुल रेगुलर चला करते थे। 24 महीने का इसमें अंतर है, छोटे इसमें भले सब में महाराज जी 2-2 साल का अंतर है। 2-2 साल के अंतर में 5 संतानें, 7 संतानें, 8 संतानें होती थी, समृद्धता रहती थी, माँ बाप को सहारा रहता था। 3 नंबर को मोड़ा नहीं है तो कम से कम चौथे ने संभाल लो, बड़े ने संभाल लो, एक दुकानदारी की माल खरीदी कर भी चल गो, 2 दुकान में बैठे हैं, एक बाप की सेवा कर रहा है, एक को फौज में शामिल कर दो। अरे महाराज जे का कह रहे तुम, आज के जमाने की तो बात ही अलग है। आज के जमाने की बहुत ही बात अलग है। आज के जमाने के मोड़ा 2 लाख रुपया के खर्चा के बिना आत नहीं है, और कभी कभी तो 20 लाख रुपया के खर्चीले लड़का आत हैं। पैदा ही होवे में 2 से 20 लाख को खर्चा है। हमारे टाइम में तो कछु ना हो तो भैया 1200 रुपया में सारे काम हो गए, और जो मोहल्ले वाली में दाई रहती उन्हें तो और कछु ना लगा था, तो 5 किलो गेहूं दे दे और उन्हें घर में आके जचकी करा दी। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब बात अलग हो गई। अब तुम जाते हो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल पे, फिर वहां पे नॉर्मल में दो पेटी तो लग ही जात महाराज, इतना तो नॉर्मल है, इतना ना कराए तो लगे नहीं कि हमने राजकुमार पैदा करो। बड़े घर के लड़का बड़े पैसा खर्चा करके आत, लेकिन बे कहाँ मिलत कहाँ है? आए तो तुम बड़े पैसा खर्चा करके, तुम पाए कहाँ गए? तुम पाए गए उस सेंट्रल जेल में, तुम पाए गए किसी होटल के किसी कमरे में, तुम पाए गए किसी हॉस्पिटल में, तुम पाए गए किसी ऐसे बेड पर जहां पर तुम्हारे परिवार को उम्मीद नहीं थी।
आप दुनिया में कितने केस देखते होंगे ऐसा। तुम्हें तुम्हारी मस्ती कहाँ लेके आ गई जहां तुम्हारे अपने सिवा कुछ नहीं है। पिताजी को बार बार समझाया तुमने अपने, पापा गुटखा मत खाया करो, गुटखा मत खाया करो, गुटखा मत खाया करो, नहीं माने। हम नागपुर में थे, एक व्यक्ति था गुटखा खाने का शौकीन। भले हम जब से विनोद खन्ना को देखा तब से हमने गुटखा खाना शुरू कर दिया। विनोद खन्ना भी गया, तुम भी जाओ। पहले एक बार ऑपरेशन कराया, सक्सेस, सब बढ़िया। जब 3 साल अच्छे निकल गए, उसके बाद कुछ नहीं, थोड़ा सा 2 दाना बस मुंह में रख लेते हैं। फिर रिपीट मारा, फिर 15-17 लाख रखे लगे। उसके बाद फिर अरिहंत गति गत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। बाद में हुए 34-35 लाख खर्चा करके जाने, जो लोग आबे में पैसा खर्चा नहीं कराए, वे जाबे में पैसा खर्चा कराए। लेकिन ये सब दुनिया भर के लोग हॉस्पिटल निर्माण में क्यों लगे हैं मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया भर के लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हॉस्पिटल निर्माण कराइए। हम कहते हैं भैया हॉस्पिटल निर्माण में तुम लोग इतना लगे हो, अब हम काहे को नहीं हॉस्पिटल का निर्माण कराएं। तुम्हारे घर का लड़का दारू पीता है, वो हॉस्पिटल निर्माण में लगा है। तुम लोग गलत करते हो, तुम हॉस्पिटल निर्माण में लगे हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है जिसको दिन भर में एक आध गोली नहीं खानी पड़ती हो। महाराज हमें नहीं खाने पड़े, अरे गधो जी के कछू नहीं खाने पड़े, वो भी हाजमोला की गोली तो खाते ही हुई है। नहीं खाओगा? अच्छा बोलो, नहीं खाओ, खाते महाराज। अबे तुम्हें कुनैन की गोली नहीं खाने पड़ रही, तुम्हें मान लो कैल्शियम की गोली नहीं खाने पड़ रही, तो भी तुम हाजमोला की गोली के आदि तो बन गए ना। एक न एक आदमी हॉस्पिटल निर्माण में लग गओ ना, तुम्हारे घर को छोटो से मोड़ा का करते, स्वाद खाते महाराज। अब स्वाद की गोली के बिना उनके पचत नहीं है। अब पहले खाएं रसगुल्ला, आइटम, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, दुनिया भर की चीजें, उसके बाद फिर डल्कोलेक्स छोटी सी गोली का है। गौ तो है, अब पूरा निकले नहीं निकले कछु भरोसो नहीं है। सो कायम चूरन चाहने, उसके बाद हाजमोला चाहने, डाबर की हिंगोली चाहने, उसके बाद कछु और चाहने। कहीं ना कहीं तुम हॉस्पिटल निर्माण में लगे ना, मेडिसिन का एडिक्शन हुआ ना तुमको। आज तुमको चलो मान लिया बड़ी चीज का नहीं हुआ, छोटी चीज का मेडिसिन का एडिक्शन हुआ ना। ये मेडिसिन का एडिक्शन हॉस्पिटल निर्माण के प्रथम पायदान पर आप पहुंच चुके हैं। जब आप पूरे खानदान, पूरी दुनिया का लोग हॉस्पिटल निर्माण में लगा है, मैं काहे को हॉस्पिटल बनाऊं, मैं मंदिर निर्माण में लगा हुआ हूं। हम नहीं बनाएंगे कोई हॉस्पिटल, हम बनाएंगे जिनेंद्र भगवान का मंदिर, जहां दया क्षमा का उपदेश होता है, जहां पर अनशन, अवमोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, तप की बातें होती हैं, जहां पर शास्त्र और सामंजस्य को बनाने के लिए रात्रि भोजन के त्याग के संकल्प बताए जाते हैं, जहां पर मेंटल फ्रस्ट्रेशन को फ्रेश से रिलीज करने के लिए प्रभु की मनोहारी मूर्ति होती है, जहां पर दया और क्षमा का उपदेश देती हुई दीवारें होती हैं, जहां पर दीवारों पर दिखाए गए वाले चित्रों से आदमी के मन के अंदर करुणा पैदा होती है, पाप पुण्य के बारे में जिसको आस्था पैदा होती है। मंदिर का चढ़ता हुआ शिखर देख करके जब किसी को अपने जीवन की गौरव गरिमा का एहसास होता है, जब मेरे बनाने के लिए इतनी खूबसूरत चीज है, जब मेरे पास इतना अच्छा विचार है, मैं काहे को तुम्हारी हॉस्पिटल बनाऊं। तुम सब लगे तो हो पूरी दुनिया के। हाजमोला की शुरुआत भी हॉस्पिटल निर्माण से ही हुई है। कहीं ना कहीं तुमने हॉस्पिटल निर्माण में अपने परिवार का सहयोग देना और लेना शुरू कर दिया है। मैं इसको बंद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया में कोई हॉस्पिटल ना हो, किसी को रोग ना हो, किसी को शोक ना हो, रोग दुख भय शोक ना हो। हे प्रभु परमात्मा, सब कल्याण कर सके जगत ज्योति आत्मा। ऐसा 2 शब्द मैंने कहीं पढ़े थे, शायद आपने भी पढ़े हो। मैं ऐसी व्यवस्था में लगा हूं जिसमें किसी को रोग शोक ना हो, लेकिन आप उल्टे प्रवाह में चल रहे हैं। महाराज एक हॉस्पिटल बनवा दो। अरे भैया तुम मंदिर में आकर के भगवान की बात सुनो और समझो, तुम्हें जीवन में कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं किसी की जरूरत पड़ेगी। तुमने गर्म ठंडी पट्टी समझी है, नेचुरोपैथी समझी है, तुम्हें हाजमोला खाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पानी बदलो, भोजन कर बदलो, भोजन बदलने का तरीका बदलो। जो छोटी छोटी गोलियों से हॉस्पिटल निर्माण में और व्यक्तित्व निर्माण में मत लगो। तुम्हें तुम्हारी मस्ती कहाँ लेके आ गई जहाँ तुम्हारे सिवा कोई अपना नहीं है। शब्दों को विराम दूंगा चूंकि समय होने को आया है। इन लोग लेट मुझे माइक देते हैं इसलिए मैं कम बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास शब्द नहीं है, बाहर वालों से बोल रहा हूँ, मेरे पास कंटेंट बहुत है, लेकिन
टाइम की एक अपनी वैल्यू रहती है। अतिक्रमण गुरुदेव कहते थे कहीं का भी अच्छा नहीं रहता। 10:05 होने को आए, शब्दों को विराम देता हूँ, कल प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।